फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम BNSS के जो 150 में से 150 में से टॉप 80 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके APU एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। मैंने इनको बहुत ही केयरफुली चूज़ किया है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका है इंट्रोडक्शन में, देखिए रहेगा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 बताता है कि दिस एक्ट इज़ कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसने CRPC को रिप्लेस किया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा बेसिक सा है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेबिलिटी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऑल ऑफेंसेज अंडर भारतीय न्याय संहिता, जो भी BNS के अंदर जितने भी ऑफेंस हैं और अदर लॉज हैं, जितने भी चीज़ें होंगी जैसे कि इन्वेस्टिगेशन और बेल या जो भी ट्रायल उनकी चलेगी, वो सारी की सारी BNSS के इसी एक्ट के हिसाब से चलेगी। आगे देखिए, की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्लूड करता है इंक्लूड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर प्रोसेस। तो एग्जांपल के तौर पे पुलिस यूजिंग अ स्मार्टफोन टू रिकॉर्ड अ रेड ऑन अ वेयर हाउस, तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें हैं। बेल बॉन्ड और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? देखिए, बेल बॉन्ड कहते हैं जब आपकी कोई श्योरिटी देता है आपके रिलीज़ होने पे, कस्टडी से जब आप बाहर आते हैं तो जब कोई आपकी श्योरिटी देगा उसको बोलेंगे बेल बॉन्ड। और जब सिर्फ आपको बॉन्ड देने होते हैं तब आप क्या करते हैं, वो सिर्फ पर्सनल श्योरिटी रहती है। जब कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने एक्यूज कस्टडी के अंदर तो है, लेकिन काफ़ी टाइम से उसकी बेल तो हो रखी है, लेकिन क्या होता है कि वो श्योरिटी ही नहीं अरेंज कर पाता है। तो ऐसे कोर्ट में जब कोई इंडिजेंट पर्सन है, गरीब आदमी है, तो उसके लिए कोर्ट उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। की डेफिनेशन में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन बाय कौन सी कम्युनिकेशन? जैसे कि डिवाइस से हो गई, लाइक फ़ोन, कंप्यूटर। और जो FIR को भी अब आप लॉन्च कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। अब तो EFIR का भी ज़माना आ चुका है, इसमें EFIR को भी मैंडेटरी कर दिया है। विक्टिम की देखिए, विक्टिम को की जो डेफिनेशन है, इंक्लूड्स अ पर्सन सफरिंग लॉस, इंजरी एंड देयर गार्डियन और लीगल हेयर। देखिए, जो पर्सन खुद से सफ़र कर रहा है, एक तो वो खुद से विक्टिम हो गया उस केस के अंदर, और उसके साथ साथ में जो उसके गार्डियंस हैं और जो लीगल हेयर हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा है, पॉक्सो के अंदर देखा होगा कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं बच्ची के, वो भी विक्टिम होते हैं। ऐसे अगर कोई बच्चा है और उसके फादर डिसीज्ड है, तो क्योंकि फादर की डेथ हो गई है, तो जो बच्चे वगैरह हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर है, वो भी क्या हो गए, विक्टिम की डेफिनेशन में आएंगे। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे कैसे इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। क्लासेस ऑफ कोर्ट है। सबसे पहले सेक्शन 6 बताता है बिसाइड्स हाई कोर्ट्स देर आर कोर्ट्स ऑफ सेशन। देखिए, हाई कोर्ट के अलावा कोर्ट ऑफ सेशन रहेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा जिसको जो कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का, और साथ में उसके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी रहेंगे। देखिए, कोर्ट की हायरार्की जो है क्या रहेगी? कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी सेशन डिवीजन। देखिए, हर सेशन डिवीजन के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे एक सेशन कोर्ट रहेगा, प्रिसाइडेड बाय जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। उसको प्रिसाइड कौन करेगा? उसका PO कौन होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सीरियस क्राइम्स के जो मैटर्स होते हैं वो सेशन कोर्ट सुनता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देखिए, सेक्शन 9 में अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, इनको भी हाई कोर्ट अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और CJM जो रहता है इनका बॉस होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये हेड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे थेफ्ट और असोल्ट केसेस आर टिपिकली फर्स्ट हर्ड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले ये वाले केसेस जो है CJM सुनता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स देखिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं। सेक्शन 14 बताता है अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इंक्लूड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। एग्जाम्पल के तौर पे DM इशू ऑर्डर्स फॉर मेंटेनिंग पब्लिक पीस ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम पे ये ऑर्डर्स इशू करते हैं ताकि पब्लिक की जो वो पीस एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 15 के अंदर अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक एरियाज और फंक्शंस फॉर ए लिमिटेड टर्म। क्योंकि देखिए, स्पेशल एग्जीक्यूटिव में वर्ड ही स्पेशल है, तो वो किसी एक स्पेशल फंक्शन के लिए ही अपॉइंट होते हैं, मतलब रेगुलर नहीं होते। एग्जाम्पल, एन ऑफिसर अपॉइंटेड स्पेसिफिकली टू मैनेज क्राउड कंट्रोल ड्यूरिंग द कुंभ मेला। तो अगर देखिए, कुंभ मेला जो है एक स्पेशल ओकेजन है, तो उसके लिए, क्योंकि बार बार तो आएगा नहीं, तो ऐसे स्पेशल मजिस्ट्रेट वहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स किसे देखिए, तो आप ही के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 18 है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर स्टेट, ठीक है, उन पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स के, जो भी हाई कोर्ट के रहेंगे। तो और 7 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। द PP रिप्रेजेंट द स्टेट इन क्रिमिनल अपील, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टर कौन रहेगा इनका प्रोसिक्यूशन का? देखिए, स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल मॉनिटर टू द प्रोसिक्यूशन मशीनरी। जितने भी ये प्रोसिक्यूटर्स होते हैं इनको कंट्रोल मॉनिटर करने के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया गया, ताकि जो है एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। साथ में देखिए, सेंटेंसिंग पावर क्या है, इनको सज़ा देने की क्या क्या पावर है सबकी। हाई कोर्ट एंड सेशन जज की जो पावर है,
हाई कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, वो किसी भी सज़ा को दे सकते हैं, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो या और भी कोई सज़ा हो। सेशन जज के पास क्या है, देखिए उनके पास भी सारी सज़ा है देने के लिए डेथ पेनल्टी को इंक्लूड करके, लेकिन वो हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन चाहिए होती है। अ सेशन जज अवॉर्ड्स डेथ पेनल्टी, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल हाई कोर्ट कन्फर्म इट। तो जब तक वो नहीं मानी जाएगी, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक उसको हाई कोर्ट कन्फर्मिटी ना दे दे। असिस्टेंट सेशन जज किसे कहते हैं, देखिए का ये जो इसकी पावर है, कैन पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ। डेथ सेंटेंस के अलावा वो किसी भी तरह की सज़ा दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। एग्जाम्पल 7 साल तक की वो सज़ा दे सकता है। देखिए मैजिस्ट्रेट्स की पावर क्या है सज़ा देने के लिए, सेक्शन 23 के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ, डेथ्स वगैरह को छोड़ के और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के जितनी भी सज़ा है 7 साल से कम तक की, वो सारी सज़ा वो दे सकता है। एग्जाम्पल सीजेएम कैन सेंटेंस अ फ्रॉडस्टर, वो 5 साल के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे सकता है। मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होते हैं, देखिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, वो 3 साल तक की और 50,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल ट्राइंग केस ऑफ सिंपल हर्ट, छोटी मोटी जो चोट वगैरह का केस रहता है। मजिस्ट्रेट सेंटेंसिंग कंटिन्यू है, इसके अंदर देखिए मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड और फाइन अप टू 10,000, देखिए 1 साल तक की सज़ा और 10,000 तक का जुर्माना ये लगा सकते हैं बस। अगर डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अगर होती है, कोर्ट कैन अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट। अगर फ़ाइन इम्पोज किया है और वो फ़ाइन आप टाइम में अगर नहीं पे करते हैं, तो कोर्ट उसके लिए भी आपको सज़ा दे देगी डिफ़ॉल्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर एंड राइट्स। देखिए जब अरेस्ट होता है एक्यूज, तब उसका देखिए वो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा और उसके राइट्स क्या रहेंगे। अरेस्ट विदाउट वारंट सेक्शन 35 के अंदर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये आपको पता होना चाहिए, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड इन देयर प्रेजेंस और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट। तो देखिए कॉग्निजेबल में क्या होता है कि बिना वारंट के रहता है, और इसमें क्या रहता है कि मजिस्ट्रेट की जो है, हाँ मजिस्ट्रेट से कोई वारंट लेने की जरूरत नहीं है, और ये सीरियस ऑफेंस के अंदर ही होता है। उनको लगता है कि ऐसा, उनको रीज़न लगता है, रीज़न टू और अरेस्ट वो कर सकते हैं डायरेक्टली, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अरेस्ट ग्राउंड क्या होते हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो भगोड़े घोषित हो जाते हैं, एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस संहिता और बाय स्टेट ऑर्डर कैन बी अरेस्टेड। तो उनको कभी भी देखिए अरेस्ट किया जा सकता है जिसको पीओ डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और स्टॉलन प्रॉपर्टी, पर्सन फाउंड विद सस्पेक्टेड स्टॉलन प्रॉपर्टी हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। देखिए किसी के पास अगर चोरी का सामान, वो लगता है कि भाई मान लीजिए अगर कोई चीज़ आप लेके घूम रहे हो, उसका बिल वगैरह नहीं है, तो ये माना जा सकता है कि आपके पास वो जो है चोरी का सामान। लेकिन वो देखिए एग्जाम्पल समझना, अ पर्सन कोट कैरिंग अ बैग ऑफ ज्वेलरी विद नो प्रूफ ऑफ ओनरशिप एट 3 AM। अब देखिए उस ज्वेलरी का भरा हुआ बैग लेके वो 3 बजे घूम रहा है और उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो उसका मालिक है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में सेक्शन 36 आइडेंटिफिकेशन एंड मेमो। देखिए जब अरेस्ट करने के लिए जाती है तो उनको बैच पहनना जरूरी है। पुलिस ऑफिसर मस्ट वेयर विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन, उनको पहननी होगी। मस्ट प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट अटेस्टेड बाय विटनेस, जब भी वो अरेस्ट करेंगे किसी को तो उसका मेमो ऑफ अरेस्ट बनाएंगे, और साथ में किसी विटनेस से जो कि वहाँ की उसकी एक्यूज की फैमिली से हो सकता है, उस एरिया का कोई लोकल इंसान हो सकता है, उससे वो अटेस्ट कराएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मिंग राइट्स, ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ देयर राइट्स टू हैव अ रिलेटिव फ्रेंड इन्फॉर्म ऑफ द अरेस्ट। देखिए अगर जब आप उसको एक्यूज को अरेस्ट करते हैं, तब उसको उसके राइट्स बताएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन भी देंगे उसके किसी भी क्लोज रिलेटिव को या फ्रेंड्स को कि इसको अरेस्ट कर लिया गया और किस पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। यूज़ ऑफ हैंडकफ्स, देखिए हथकड़ी लगाने के लिए सेक्शन 43। हैंडकफिंग के रूल्स क्या हैं, जनरली रेस्ट्रिक्टेड बट परमिटेड फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, स्केप और दीज दोज एक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम्स, टेरर, रेप एंड एसिड अटैक्स। तो ज़्यादातर तो देखिए अलाउड नहीं है मतलब हैंडकफिंग करना, लेकिन कुछ केसेस में जिसमें वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, लगातार क्राइम करने वाले, या फिर जिनका डर होता है कि वो भाग जाएंगे, ठीक है, और जो सीरियस नेचर के केसेस होते हैं उनके क्योंकि उनमें जो एक्यूज को पकड़ा जाता है उनमें भी जो है हथकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन ये रीजंस होने चाहिए भाई क्यों उनको हथकड़ी लगाई गई है। रिकॉर्डिंग रीजंस, देखिए इसी की बात मैं कर रहा था। द रीजन फॉर यूजिंग हैंडकफ मस्ट बी रिकॉर्डेड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर। नहीं तो क्या होगा कि आपकी अगर मनमर्जी कर दी तो आप तो हर किसी को जो है आप हथकड़ी लगा के घुमाओगे, तो इसलिए आपको रीज़न दिखना पड़ेगा कि भाई क्यों करना पड़ा। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या है, राइट टू मीट एडवोकेट, एडवोकेट से मिलने का। सेक्शन 38 है, अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन नॉट थ्रू आउट, ठीक है। तो इंटेरोगेशन के टाइम पे वो अपने एडवोकेट को अपने साथ में रख सकता है एडवाइस के लिए, और पर पूरी इंटेरोगेशन के लिए नहीं, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सेक्शन 47 है, जब आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। तो देखिए उनको बताना होगा कि भाई किस वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है और उसको जो बेल का क्या राइट है उसका वो भी बताया जाता है। एग्जाम्पल, यू आर अरेस्टेड फॉर थेफ्ट,
चोरी के लिए आपको अरेस्ट करा गया है और किस सेक्शन में किया है वो सेक्शन बताएंगे, और जो ऑफेंस है वो बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है। स्पेशल अरेस्ट क्या होती है, देखिए अरेस्टेड बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 40 के अंदर। एनी प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट समवन कमिटिंग ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन देयर प्रेजेंस। अगर उनके सामने ऐसा कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है तो वो उसको दबोच के रख सकते हैं और तब तक जब तक पुलिस आएगी तब उनको हैंड ओवर कर देंगे। अ सिटीजन टैकल्स अ स्नैच थीफ, उसको देखा कि भाई कोई स्नैचर है, उसको पकड़ा और जब तक पुलिस आई तब तक उसको दबोच के रखा और उसको दे दिया। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 40 के अंदर। मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल हो कैन अरेस्ट और ऑर्डर अरेस्ट फॉर एन ऑफेंस कमिटेड इन देयर प्रेजेंस, उनके सामने अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो भी जो है अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 51 से 53 है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखना ये सब चीज़ें जो हैं, कई चीज़ें इसके अंदर डी के बासु केसेस से आई हुई हैं। एग्जाम ऑफ एक्यूज्ड, सेक्शन 51 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन एग्जामिन एक्यूज्ड इफ़ इट अफोर्ड एविडेंस फॉर द क्राइम। अगर देखिए जो एक उसकी जो गवाही वगैरह होनी है कोर्ट के अंदर, जो भी डॉक्टर है तो वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, जिस जो भी इनको लिस्ट ऑफ विटनेस के अंदर लगाया जाता है। रेप एक्यूज का कैसे एग्जामिनेशन होगा, सेक्शन 52 के अंदर मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन है ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप टू कलेक्ट डीएनए एविडेंस, तो इनका जो डीएनए एविडेंस के लिए ज़रूरी रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लेडीज़ का जो स्वैब लिया जाता है वैसे ही जो इनका भी स्वैब लिया जाता है ताकि जो है उसका डीएनए टेस्ट हो सके मैचिंग के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्शन 56 है, ड्यूटी ऑफ द पर्सन्स हैविंग कस्टडी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड। तो देखिए ड्यूटी रहेगी जो भी इंसान उसकी कस्टडी ले रहा है, ताकि जिसकी भी कस्टडी में रहेगा, आपने जैसे मैंने आपसे कहा ना डी के बासु वाली केस, तो उसमें भी यही था कि जुडिशियल डेथ कस्टोडियल डेथ बहुत होती थी, तो जिसकी कस्टडी में रहेगा उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी जो है, सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग मेडिकल एड इफ़ द अरेस्टेड पर्सन फॉल्स इल इन लॉकअप, अगर मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है उसका हेल्थ चेकअप कराना, उसकी दवाई वगैरह तो कराना। आइडेंटिफिकेशन है सेक्शन 54, कोर्ट कैन ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, टेस्ट TIP कराते हैं ना, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इफ नेसेसरी, तो अगर उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो विक्टिम होता है उससे उसके सामने जो है रन कराते हैं 3-4 लोगों को, और वो ताकि वो पहचान ले। आर रूल का मतलब होता है नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। देखिए 24 घंटे से ज़्यादा जो है अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है सेक्शन 58, पुलिस कैन नॉट डिटेन अ पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते विदाउट मजिस्ट्रेट ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन की ज़रूरत है। एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम, मान लीजिए जो है 2 दिन कहीं से अगर दिल्ली के अंदर है, अगर आप किसी को तमिलनाडु से अरेस्ट करके लेके आते हो तो जब तक आप जो ट्रैवल टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना होगा। रिपोर्ट ऑफ एप्रीहेंशन, सेक्शन 59 बताता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मस्ट रिपोर्ट ऑल अरेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जो है जितनी भी उनके पास अरेस्टेड पर्सन्स होते हैं उनकी लिस्ट देनी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जैसे कि वीकली रिपोर्ट भेजते रहते हैं ये लोग। समन्स एंड वारंट, सेक्शन 63 से 93, तो समन्स और वारंट्स कैसे होंगे वो बताता है। समन्स दिया हुआ है 63 से 64 के अंदर। फॉर्म क्या रहेगा समन्स का, रिटर्न ऑर्डर बाय कोर्ट कॉलिंग अ पर्सन टू अपीयर। देखिए रिटर्न ऑर्डर रहेगा कोर्ट का, ताकि जिस इंसान को बुलाया जा रहा है उसको पूरी डिटेल रहेगी, मस्ट बी साइंड एंड सील्ड, और उसको जज साहब जो है मजिस्ट्रेट उसको साइन करेगा और उस पर स्टैंप भी लगाएगा अपनी, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जा सकता है। ठीक है, आजकल व्हाट्सएप से भी होती हैं चीज़ें। और ये देखिए इसमें मैंने वो दे रखा था। और सर्विस मेथड क्या रहेंगे, कैसे सर्विस होगी इनके ऊपर, पर्सनल सर्विस, तो कैसे उसको समन्स भेजा जा सकता है, सर्व पर्सनली टू द इंडिविजुअल बाय डिलीवरिंग अ डुप्लीकेट, तो जो उसको डुप्लीकेट जो है देके पर्सनली भी किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर हैंडिंग द पेपर टू द विटनेस एट देयर होम, तो घर जाके वो डिलीवर कर देते हैं। सर्विस ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़, कंपनीज वगैरह पे कैसे सर्विस होगी, ये कैसे समन्स भेज जाएंगे, सब टू द सेक्रेटरी, मैनेजर और डायरेक्टर, तो किसके थ्रू कर सकते हैं, सेक्रेटरी के थ्रू, मैनेजर के थ्रू, डायरेक्टर के थ्रू। कंपनी तो एक जुरिस्टिक पर्सन है तो उसको तो अरेस्ट नहीं कर सकते, तो इनके थ्रू होता है। कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल, तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस रूल्स क्या है, एडल्ट फैमिली मेम्बर, कोई भी अगर बड़ा आदमी होगा 18 से ऊपर तो उसके ऊपर भी सर्विस की जा सकती है, अगर जो मेन बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो। सेक्शन 66 से इफ पर्सन नॉट फाउंड कैन कैन बी लेफ्ट विद एन एडल्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सर्वेंट को नहीं मानेंगे लेकिन, ठीक है, कोई भी घर का मेंबर हो गया उसको तो मान लेंगे, लेकिन वो नौकर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, समन्स गिवन टू द ब्रदर ऑफ द एक्यूज्ड, अगर सेम घर में एक्यूज का ब्रदर रहता है तो उसको भी समन्स दिए जा सकते हैं। एफिक्सिंग नोटिस, तो नोटिस को चिपका देना घर के बाहर। सेक्शन 67, इफ नो अदर मोड वर्क्स नोटिस इज एफिक्स्ड ऑन दी
कॉन्स्पीशियस पार्ट ऑफ द हाउस, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी है उस जगह पे उसको चिपका के उसको भी वैलिड माना जाता है कि समन्स उस पर नोटिस उसका हो गया है। वारंट देखिए कब कब अरेस्ट वारंट कब हो सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ वारंट क्या रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा जैसे पहले था रिटन ऑर्डर साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिटन ऑर्डर रहेगा, साइन रहेगा, सील रहेगी कोर्ट की, रिमेन्स इन फोर्स अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल। देखिए कब तक वो चलता रहेगा जब तक उसको आप उस वारंट को कैंसिल नहीं कराएंगे, ठीक है, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और कैंसिल नहीं होता है तब तक के लिए। एग्जांपल, जज इशू है नॉन बेलेबल वारंट NBW फॉर एन एक्यूज विद स्किप्ड बेल। अगर कोई बेल जिसको ग्रांट हो गई है वो नहीं आता है, उसके NBW हो जाते हैं नॉन बेलेबल वारंट, तो उसको आपको या तो आप उसको कैंसिल कराएंगे, नहीं तो वो तब तक फोर्स में रहेगा। सिक्योरिटी डायरेक्शन है 73 के अंदर, कोर्ट में एंडोर्स वारंट अलाउइंग रिलीज ऑफ सिक्योरिटी बेल इज टेकन बाय पुलिस। तो देखिए पुलिस के थ्रू भी जो बेल छोटे छोटे जो मैटर्स होते हैं उसको उसमें बेल आउट कर दिया जाता है। पुलिस अरेस्ट बट रिलीज इफ एक्यूज गिव्स 10,000 का बॉन्ड दे देता है तो उसको उसमें छोड़ देते हैं, तो ये थाने से ही बेल हो जाती है। एग्जीक्यूशन रूल्स क्या है, डायरेक्टेड टू हुम, सेक्शन 74 बताता है यूजली टू पुलिस ऑफिसर्स बट कैन बी टू एनी पर्सन इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन नीड्स एंड नो पुलिस। देखिए ज़्यादा जो एग्जीक्यूशन होती है किसी भी ऑर्डर्स की किसी भी चीज़ की तो वो पुलिस के थ्रू ही होती है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत अर्जेंट है तो वो किसी प्राइवेट पर्सन के थ्रू भी हो सकती है। एग्जाम्पल, कोर्ट ऑथराइज ए प्राइवेट सिटीजन टू असिस्ट इन अरेस्ट इन रेयर केसेस। देखिए लेकिन होगा बहुत ही रेयर केसेस के अंदर, तो प्राइवेट सिटीजन को भी कह सकती है। एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, मान लीजिए कोई जो है उस कोर्ट की जो जुरिडिक्शन से बाहर है बंदा, मान लीजिए दिल्ली का कोई कोर्ट है, वो तमिलनाडु से किसी को अरेस्ट करके लेके आना है, तो क्या करना होगा, जो तमिलनाडु का जो लोकल थाना होगा उसके कोऑर्डिनेशन के साथ में आप उसको अरेस्ट करेंगे। 79 के अंदर दिया, वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, ये कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं लेकिन नीड्स एंडोर्समेंट फ्रॉम लोकल मजिस्ट्रेट और पुलिस। तो किसकी एंडोर्समेंट चाहिए होती है, जो वहाँ की लोकल पुलिस रहेगी। ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे मुंबई का एग्जांपल दे रखा है, तो दिल्ली की पुलिस को अगर अरेस्ट करना है तो मुंबई की पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, उनकी एंडोर्समेंट ज़रूरी है। जो एब्सकॉन्डर्स होते हैं, भगोड़े होते हैं, प्रोक्लेमेशन होती है उनकी। इफ़ वारंट फेल्स पर्सन एब्सकॉन्डिंग कोर्ट पब्लिशेस अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग अपीयरेंस विद इन 30 डेज। आपने देखो कोर्ट के बाहर जो है बड़े बड़े नोटिस से चिपके रहते हैं, तो यही प्रोक्लेमेशन होता है, बोला जाता है भाई 30 दिन के अंदर अंदर आ जाओ, नहीं तो कर दिया जाएगा घोषित आपको भगोड़ा, ठीक है, वांटेड नोटिस लिखा जाता है। पेनल्टी फॉर नॉन अपीयरेंस, अगर नहीं अपीयर होते हैं तब क्या पेनल्टी रहेगी। फेलियर टू अपीयर आफ्टर प्रोक्लेमेशन इज सेपरेट ऑफेंस अंडर BNS। देखिए प्रोक्लेमेशन जो होती है, जब भगोड़ा घोषित करना, वो अपने आप में एक नई FIR आपके ऊपर रजिस्टर हो जाती है, जिसके अंदर आपके ऊपर केस चल रहा है वो तो चलेगा, साथ में एक और आपके अगेंस्ट में एक और केस आ जाता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 85, अटैचमेंट ऑर्डर हो जाता है। कोर्ट कैन अटैच मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन, जिसको भी PO डिक्लेयर कर देते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मूवेबल है या इमूवेबल है। एग्जाम्पल, कोर्ट सीजेस द बैंक अकाउंट्स एंड लैंड ऑफ द फ्यूजिटिव, तो ज़मीन को क्या बोलते हैं, अटैच कर लिया या फिर बैंक को सीज कर लिया। रिलीज या फिर सेल करना, इफ़ पर्सन अपीयर्स विद इन 2 years प्रॉपर्टी इज रिस्टोर्ड आफ्टर कॉस्ट, इफ नॉट इट कैन बी सोल्ड। 2 साल तक का देखिए टाइम रहता है, अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ आपकी अटैच की हुई है, अगर आप 2 साल के अंदर अंदर अपीयर हो जाते हैं तो जितनी भी कॉस्ट होती है वो आप पे कर दीजिए और आपको रिस्टोर हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी, या जो भी अकाउंट है वो उसको फ्रीज कर किया तो वो हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसको बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोसेस रूल्स, वारंट इन ल्यू ऑफ समन्स, कोर्ट कैन इशू वारंट डायरेक्टली इफ इट बिलीव समन्स विल बी डिसओबेड। तो देखिए कोर्ट क्या कर सकती है, वारंट ही इशू कर सकती है, उसको ऐसा लगता है कि समन्स जो है मानेगा ही नहीं, उसका पालन वो करेगा ही नहीं। जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर है हु इग्नोर्स नोटिस, तो वो हमेशा इग्नोर करते रहता है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको पकड़ के ही बुलवाएगी, किससे, पुलिस के थ्रू। बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, देखिए बॉन्ड भी ले लिया जाता है अपीयरेंस के लिए, ऑफिसर और कोर्ट कैन आस्क द पर्सन टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड टू अपीयर। तो कोर्ट क्या कर सकती है, उनसे ये बॉन्ड साइन करा सकती है अपीयरेंस होने के लिए। नेक्स्ट है आगे इसके सर्च एंड सीजर, सेक्शन 94 से 110, तो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स को बारे में बताता है। कोर्ट या पुलिस कैन ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट थिंग नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो वो सम्मन्स कर सकते हैं उस पर्सन को जिसके पास वो डॉक्यूमेंट उसकी कस्टडी में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पुलिस आस्किंग अ बैंक मैनेजर टू प्रोड्यूस CCTV फुटेज। मान लीजिए वहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है और उसमें उसकी CCTV में अगर वो रिकॉर्डेड हो सकता है तो कोर्ट जो थाना है उसको मंगा सकता है नोट सम्मन्स देके। एक्सेप्शंस क्या है, डज नॉट अप्लाई टू लेटर्स इन कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी, रिक्वेस्ट DM कोर्ट्स ऑर्डर और बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट रूल्स। देखिए अगर ऐसे केसेस हैं जिसमें ये लेटर्स वगैरह के लिए अगर रहेगा तो फिर उसमें जो है इनकी वो इतना ईजी नहीं है, उसमें DM तक की ऑर्डर जो है ज़रूरत पड़ती है तभी हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस कैन नॉट जस्ट सीज मेल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस
विदाउट स्पेसिफिक हायर ऑर्डर। तो ऐसा नहीं कर सकती कि वो सीधा उसको सीज कर ले जब तक उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा। सर्च वारंट की बात करते हैं सेक्शन 96 के बारे में। व्हेन इशूड, कब इशू होता है? इफ़ कोर्ट बिलीव्स अ पर्सन विल नॉट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑन सम मंथ्स और इफ डॉक्यूमेंट इज अननोन हिडन, तो जब उसको लगेगा कि भाई ऐसे इतनी आसानी से तो वो नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे केसेस में या फिर उसको वो क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, वो अननोन है या फिर हिडन है, छुपा छुपा हुआ है। सर्च वारंट टू फाइंड अ हिडन मर्डर वेपन्स इन अ सस्पेक्टेड हाउस, तो ऐसे केस में जहाँ पे लगता है कि भाई इसमें मिल सकता है, तो वहाँ पे भी सर्च वारंट का कोर्ट ऑर्डर करके वो फिर वो सर्च कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड वारंट क्या होते हैं? कोर्ट में रेस्ट्रिक्ट द वारंट टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लेस। देखिए हो सकता है कि वो पूरे घर में ना छानने के लिए वो सीधा सिर्फ एक कमरे की इजाज़त दे दे, तो इसको बोलेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड वारंट होता है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस आपको दी हुई हैं। स्पेशल सर्च पावर है स्टोलन प्रॉपर्टी या फोर्स डॉक्यूमेंट्स के लिए। सेक्शन 96 है डीएम और एसडीएम कैन ऑथराइज्ड सर्च ऑफ अ प्लेस सस्पेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर डिपॉजिट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो ऐसी जगह को भी वो सर्च कर सकते हैं जहाँ पे लगता है कि उसको रखा गया है स्टोलन प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल, रेडिंग अ वेयर हाउस सस्पेक्टेड ऑफ स्टोलन कार, अगर मान लीजिए जहाँ पे स्टोर करके रखा होगा चोरी की हुई गाड़ियों को, तो उस वेयर हाउस को भी सर्च किया जा सकता है। wrongfully confined person, सेक्शन 100 है डीएम और एसडीएम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन इशू वारंट टू फाइंड अ कन्फाइंड पर्सन इफ फाउंड टेकन टू मजिस्ट्रेट। अगर देखिए कोई बंदा किसी को कन्फाइन किया गया है, किसी को मतलब बंद करके रखा हुआ है, तो ऐसे इंसान को ढूंढ के उसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, जैसे विक्टिम को रेस्क्यू करते हैं ना ऐसे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, देखिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी रिकॉर्डिंग हो गई है। न्यू प्रोविजन, सर्च एंड सीजर मस्ट बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो अब जो नई सर्च के लिए जाएंगे, सीज करने के लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए मोबाइल फ़ोन के थ्रू। आगे चलते हैं। जनरल सर्च रूल्स क्या है? विटनेस रिक्वायरमेंट, देखिए विटनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी जब सर्च करते हैं, तो 103 के अंदर सेक्शन सर्च मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ द लोकेलिटी, हमेशा जो उस एरिया के जितने भी जो दो इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे उनके सिग्नेचर होने चाहिए जब भी आप किसी भी जगह की आप सर्च करते हैं। तो लिस्ट ऑफ सीज्ड थिंग्स, a list of पंचनामा ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय विटनेस, तो जितनी भी चीज़ों को आप जब्त करेंगे उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे और विटनेसेस से साइन करवाएंगे, 2 विटनेस से कम से कम। इंटरनेशनल कोऑपरेशंस क्या रहेंगे? सेक्शन 11 से 111 से लेकर 1 to 4 तक। देखिए असिस्टेंस है सेक्शन 111 के अंदर। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू अरेंजमेंट विद फॉरेन कंट्रीज फॉर सर्विस ऑफ समवंस वारंट, तो इस तरह के एग्रीमेंट कर सकती है सरकार दूसरे कंट्री के साथ में, ताकि जो समन्स जो है एक्यूज पर्सन पे हो सके। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकती है। कोर्ट कैन इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ फॉरेन कोर्ट टू एग्जामिन अ विटनेस कलेक्ट एविडेंस, तो इस तरह से वो एक लेटर भी लिख सकती है ताकि उसको उस विटनेस का एग्जामिनेशन हो सके और उसका एविडेंस कलेक्ट कर सके। आस्किंग ए यूएस कोर्ट टू इंटरव्यू अ बैंकर रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग फंड्स, तो जो है यूएस कोर्ट से कह सकते हैं जिसका इंटरव्यू कर लीजिए ताकि जो है मनी लॉन्ड्रिंग फंड्स का पता लग सके। आगे है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो भी आप जो चोरी की हुई चीज़ें होती हैं। अटैचमेंट ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी, कोर्ट कैन ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम क्राइम इवन इफ लोकेटेड इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो मान लीजिए उस प्रॉपर्टी का भी जो हम अटैच कर सकते हैं जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई है? वो क्राइम के थ्रू, ठीक है ना, जैसे फ्रॉड वगैरह करके जो पैसा कमाया जाता है, एनडीपीएस जो ड्रग्स वगैरह से करके जो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी हुई। प्रॉपर्टी फॉरफीचर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कैन बी फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ प्रूवन टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो जो है उसको देखिए सीज किया जा सकता है अगर वो क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की है। मान लीजिए गलत धंधे की मनी है, ड्रग माफिया की मनी होती है, तो वो उसको भी सीज किया जा सकता है। आगे है आपका कीपिंग स्पेस एंड ग्राउंड बिहेवियर, सेक्शन 1 to 5 सॉरी गुड बिहेवियर से लेके 143 तक है। कीपिंग पीस 125 है। सिक्योरिटी ऑन कन्विक्शन, कोर्ट कन्विक्टिंग अ पर्सन फॉर राइटिंग असोल्ट में ऑर्डर देम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू कीप पीस, तो मान लीजिए किसी को दंगे लड़ाई झगड़ों में अगर किसी को पकड़ते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, 3 साल तक के लिए उनसे बॉन्ड साइन कराए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, आफ्टर जेल फॉर असोल्ट कन्विक्ट मस्ट गिव साइन बॉन्ड टू नॉट फाइट अगेन फॉर 1 year, तो इस तरह की चीज़ें भी साइन करवाई जाती हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर, सेक्शन 126, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन आस्क फॉर बॉन्ड इफ इन्फॉर्म दैट अ पर्सन इज लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस,
तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इस तरह से बॉन्ड साइन करा सकता है। उसको लगता है कि ये जो है इस तरह की कोई चीज़ वो करने वाला है, कोई शांति भंग करने वाला है, तो उसको उससे भी वो करा के रख सकता है। गुड बिहेवियर के लिए सेक्शन 127 से 129 के अंदर देखिए डिसेमिनेटिंग सेडिशन, अगर कभी भी डिसेमिनेट करना होगा सेडिशन के लिए तो सिक्योरिटी ली जा सकती है, जो इंसान ऐसा काम कर रहा है। सेक्शन 127 कहता है सिक्योरिटी टेकन फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशंस मैटर और मैटर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, अगर इस तरह की कोई हरकतें करेगा तो उससे ये सब सिक्योरिटी ली जा सकती है। किसी तरह के बॉन्ड साइन कराना। हैबिचुअल ऑफेंडर्स सेक्शन 129 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन डिमांड बॉन्ड अप टू 3 years फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, थीव्स, चीट्स, इस तरह के जो मैटर चीज़ें होती हैं उनके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, बॉन्ड ले सकता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, हमेशा मतलब इन सारे क्राइम में लगे रहते हैं। वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सेक्शन 144 से लेकर 147, ये मेंटेनेंस के जो सेक्शन हैं उनमें आ जाते हैं। सेक्शन 44 है वो मेंटेनेंस की बात करता है। हु कैन क्लेम, कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, वाइफ कर सकती है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन कर सकते हैं, डिसेबल्ड एडल्ट चिल्ड्रन कर सकते हैं, एंड पेरेंट्स अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। देखिए सब सारे वर्ड्स तो आप समझ गए होंगे, इसके अंदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट है। देखिए लेजिटिमेट तो जो वैलिड मैरिज के बच्चे होते हैं वो, और इलेजिटिमेट जो कि मैरिज वैलिड नहीं होती है वो भी जो है क्लेम कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी तो आप समझ गए होंगे। मेंटेनेंस रूल्स, मेंटेनेंस रूल है वाइफ के क्या राइट हैं। देखिए एंटाइटल्ड इफ हस्बैंड हैज सफिशिएंट मीन्स बट नेग्लेक्ट हर, नॉट एंटाइटल इफ लिविंग इन एडल्ट्री और रिफ्यूजेस टू लिव विदाउट कॉज। देखिए दो, वैसे तो जो है मेंटेनेंस मिल जाएगी, लेकिन मेंटेनेंस कब नहीं मिलेगी, हाँ कब मिलेगी, देखिए जब हस्बैंड के पास जो है सफिशिएंट मीन्स है। लेकिन देखिए सफिशिएंट मीन्स कोई नहीं देखता, बस हस्बैंड है, बस उसको प्रोवाइड करना ही करना है। तो बाद में कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है या फिर साथ में नहीं रहना चाहती तो भी उसको जो है वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। इंटरिम मेंटेनेंस मिल सकती है कि ट्रायल से के बीच में ही जो है मतलब स्टार्टिंग में ही जो उसको दे दी जाए, क्योंकि ट्रायल का कुछ पता नहीं है कि कितने दिनों में वो खत्म होगी। तो कोर्ट कैन ऑर्डर इंटरिम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग मस्ट बी डिसाइडेड इन 60 days। देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ अपीयरेंस क्या, जब से भी वो अपीयर हो जाता है उसके अंदर अंदर, नहीं तो जब से वो फाइल होती है मेंटेनेंस तब, वैसे तो फर्स्ट सेकंड हियरिंग में ही हो जाती है मोस्टली, प्रैक्टिकली तो यही है। 147 इन्फोर्समेंट वारंट फॉर लिवाई, इफ पर्सन फॉल्स टू पे विदाउट कॉज मजिस्ट्रेट कैन इशू वारंट टू लिवाई अमाउंट लाइक अ फाइन और इम्प्रिजन अप टू 1 month। तो अगर देखिए वो नहीं देता है, पे नहीं करता, जो मेंटेनेंस अवार्ड की गई है, तो इसमें जो है क्या कर सकते हैं मजिस्ट्रेट उसको जो है वारंट इशू कर सकता है या फिर उसको जो है जेल में रख सकता है फाइन के उसमें। ऑल्ट्रेशन के लिए देखिए सेक्शन 146 है, अलाउंस कैन बी ऑल्टर्ड इफ सर्कमस्टांसिस चेंजेस, एग्जाम्पल है सैलरी हाइक और जॉब लॉस। तो देखिए मान लीजिए जो भी मेंटेनेंस अवार्ड की गई है वो क्या की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, बदली जा सकती है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे किसी की सैलरी बढ़ गई है तो जो है वाइफ क्या कह सकती है जी अब मुझे मेंटेनेंस भी बढ़ा के दो। मान लो जो कि अच्छे खासे 1-2 लाख रुपए कमा रहा था बंदा, उसकी जॉब भी चली गई, तो अब जो है उसकी मेंटेनेंस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में इस तरह से आप मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 148 से 150 के अंदर दी गई है। डिस्पर्सल ऑफ असेंबली सेक्शन 148, यूज़ ऑफ सिविल फोर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कैन कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स। देखिए ज़्यादातर जो पहले 144 लग जाती थी ना, ये 148 के अंदर है, और तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस है 149 के अंदर, यूज़ ऑफ आर्म फोर्सेस देखिए कब कब हो सकता है, कब यूज़ कर सकते हैं आप, इफ़ सिविल फोर्स इज़ इनसफिशिएंट। मान लीजिए जो है जो पुलिस वाले सिर्फ ऐसे ही जो है खड़े हुए थे उसको रोकने के लिए, भीड़ को समझाने के लिए, वो काफ़ी नहीं है, तब जो है आर्म फोर्सेस की ज़रूरत पड़ जाती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स द असेंबली, उसको भंग करने के लिए जो है आर्म फोर्सेस को बुला सकता है मजिस्ट्रेट। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन 151 के अंदर, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर दीज सेक्शंस विदाउट गवर्नमेंट सेंक्शन। देखिए कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी उस ऑफिसर के अगेंस्ट में जो अपने सही मतलब गुड फेथ में किसी के इस तरह के एक्शन लेता है इन सेक्शंस के अंडर, और बिना जो है गवर्नमेंट के सेंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इनके लिए क्या है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी गई है ताकि अगर वो ऐसा एक्शन लेते हैं तो। पब्लिक न्यूसेंस दिया 152 के अंदर, कंडीशनल ऑर्डर, मजिस्ट्रेट कैन मेक कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ वे डेंजरस ट्रेड। तो जो है मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऐसा कंडीशनल ऑर्डर कर सकता है रिमूव करने के लिए ताकि जो वो न्यूसेंस है वो हट सके। एग्जाम्पल दे देखिए, ऑर्डरिंग अ फैक्ट्री टू स्टॉप एमिटिंग टॉक्सिक स्मोक नियर स्कूल, तो इस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है ताकि वो फैक्ट्री बंद कर दे ये गंद फैलाना।
सर्विस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर सर्व्ड लाइक अ समवन, पर्सन मस्ट ओबे और अपीयर टू शो कॉज। देखिए अगर सर्विस हो जाती है, ऑर्डर जैसे जैसी जो देखिए सर्विस होगी तो जो है जो इंसान के ऊपर हुई है सर्विस, या तो वो उसको क्या करेगा, ओबे करेगा, नहीं तो वो अब क्या करेगा, अपीयर होके, नहीं तो देखिए शो को उसको दिखाना पड़ता है। एग्जाम्पल, शॉपकीपर आस्क टू रिमूव इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन पेमेंट। तो शॉपकीपर से कह सकते हैं कि भाई ये जो तुमने ज़बरदस्ती की जो चीज़ें वो पे कब्जा कर रखा है उसको कम कर लो, जैसे कि थोड़ा सा रास्ता बढ़ा के रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। आइडेंटिफिकेशन है, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 54, न्यू डिटेल्ड रूल्स ऑन कलेक्टिंग मेजरमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा अंडर सेपरेट लॉज इंटीग्रेटेड हेयर। तो अब जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी, तो ये भी अब देखो नई नई चीज़ें हैं। अंडर अर्जेंट न्यूसेंस, सेक्शन 163, पावर टू इशू ऑर्डर, ओल्ड सेक्शन इसका 144 था। सेक्शन 163, डीएम और एसडीएम इशू इमीडिएट ऑर्डर्स टू प्रिवेंट डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्फ्यू इम्पोज्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट कम्युनल वायलेंस, देखिए जहाँ पे दंगे हो सकते हैं उस जगह पे वो ऐसे, ये अच्छा पहले जो मैंने 144 की बात करी थी ये 144 है। नोट ऑन स्कोप, वाइल सेक्शन 163 इज आउटसाइड द 1 to 50 range technically, while section 163 is outside the 1 to 150 range technically, it corresponds to the famous section 144 CRPC and is vital for APOs। तो इसको ध्यान रखना। इंक्लूडेड, देखिए मैं दूसरी वीडियो बहुत जल्दी ही मैं डालूंगा, इसमें बेसिकली क्या है 80 और मैंने दो पार्ट्स इस वीडियो के बनाए जिसमें कि आपके जो टोटल सेक्शंस हैं उसमें से मैंने 80 मल्टीप्लाई बाय 3 आप कर लीजिए, लगभग 240 क्वेश्चंस मैंने टॉपिक्स इसके अंदर बनाए हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए वेट करना, उसको भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। ऐसे करके 3 में रहेंगे। उसके बाद में मैं जो आईपीसी आपकी है बीएनएस उसके ऊपर, और जो एविडेंस एक्ट है बीएसए उसके ऊपर भी मैं इस तरह से फटाफट से वीडियो में डालने वाला हूँ। Stay tuned for more videos and please subscribe if you like the video and give suggestions. Thank you.